यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपके टॉपिक हट गया है, अभी जो डिडक्ट किए हुए हैं चैप्टर टॉपिक्स उनमें से ये चैप्टर हट गया है, लेकिन अपने आगे काम आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा समझ लें, ज़्यादा नहीं। When a particle moves on a circular path with uniform speed, then its motion is called uniform circular motion. In this motion, the magnitude of velocity of the particle remains constant, but the direction always remains changed. Therefore, for the motion of particle under such acceleration, the direction of particle remains changing always. इसका मतलब हुआ, अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा चेंज होगी। इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। तो हम क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी इज चेंज बट स्पीड इज यूनिफॉर्म। जैसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसके अंदर सेंटीमीटर फोर्स होगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर एक अंदर की तरफ अलोंग द रेडियस टू द सेंटर क्या लगता है? हमेशा सेंटीमीटर फोर्स लगता है या सेंटीमीटर एक्सीलरेशन लगता है। तो इसी को हम देख रहे हैं आगे। व्हेन अ पार्टिकल moves on a circular path with uniform speed, when its velocity remains changing at each point of the path due to changing the direction of velocity। यहाँ पे इसने बोला velocity क्या होगी? चेंज होगी हर पॉइंट पे, क्योंकि हम क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। इन दिस सिचुएशन एन एक्सीलरेशन बिकम्स एक्टिव ऑन द पार्टिकल पे क्या हो जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, भले उसकी डायरेक्शन हो या मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड तो हम यहाँ सेम बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो दिखती याद है, उसके अंदर क्या होगा? एक्सक्लेरेशन होगा। तो एक्सक्लेरेशन ऑलवेज रिमेन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। तो हमेशा टूवर्ड्स सेंटर के क्या होगा? टूवर्ड्स होगा, और अलोंग द रेडियस। दिस एक्सक्लेरेशन इज कॉल्ड सेंटीपिटल एक्सक्लेरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सक्लेरेशन और रेडियल एक्सक्लेरेशन। सेंटीपिटल एक्सक्लेरेशन को तीन चीज़ें बोलते हैं, एक तो सेंटीपिटल एक्सक्लेरेशन, नॉर्मल एक्सक्लेरेशन और रेडियल एक्सक्लेरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंटीपिटल फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना होता है? एम ए। तो एम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से एम ए क्या है? सी एक्सक्लेरेशन, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर एक्सक्लेरेशन। तो ये हो गया, और सेंटीपिटल फोर्स क्या हो गया? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले है फोर्स। फोर्स क्या है? इसकी डेफिनेशन, फोर्स चेंज इन पोजिशन ऑफ एनी स्टेट, या हम इसको बोल सकते हैं फोर्स इज अ रीजन विच क्रिएट्स मोशन in a body or oppose the motion of the body or change of the direction of motion। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट पोजीशन को चेंज करने के लिए, या कोई मोशन में है तो उसके मोशन में चेंज करने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो उसी को फोर्स की डेफिनेशन है। फोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्या हो? कांटेक्ट में हो, तो उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि कांटेक्ट फोर्स के लिए हम ले सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ है फर्श पे, और जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको आगे की तरफ पुश करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका नीचे का पोर्शन और फर्श दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्टैक्ट में। तो उस पर क्या लग रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स। जब उसको हम मूव करेंगे तो आगे की तरफ फोर्स लगाया, जिसकी तरफ वो आज आगे डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन पीछे की तरफ क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हेन देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, देन फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका एक एग्जाम्पल और है, टू किक द फुटबॉल एंड टू हिट द बॉल बाय बैट। जैसे ना एक फुटबॉल है, उसको हम किक करते हैं तो उसके हम कॉन्टैक्ट में आते हैं,
एंड टू हिट द बॉल बाय बैट, और बैट से हम जब बॉल को हिट करते हैं तो वो दोनों क्या आते हैं, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या आ सकता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये सब फोर्स क्या कहलाते हैं हमारे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके अंदर दोनों क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। व्हेन देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग देन द फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड सन, जैसे अर्थ और सन है, ये दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं आते, लेकिन उनके बीच में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। अब है इंटरनल फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय वन पार्ट ऑफ ए सिस्टम और बॉडी ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम or body is called internal force. The force acting between the electrons of an atom. Internal force. External force. The extra force acting on a body due to external effect is called external force. Example, to penetrate a nail in the wall with the hammer. अब हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिस पर क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशल मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम देयर इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जिस पर एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अब है हमारा काइंड ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स जब टोटल फोर्स क्या हो जाए उस पर जीरो हो जाए तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। व्हेन रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, यानी कि सब भी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, बॉडी के ऊपर जीरो होना चाहिए। देन दे आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स बिकॉज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ टेबल। जैसे ये देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। इसको हमने बोला एक नॉर्मल फोर्स आर ऊपर की तरफ लगा, इसका फोर्स नीचे लगा एम जी, वेट नीचे की तरफ लगता है एम जी। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि फोर्स क्या लिखेंगे हम, आर इक्वल टू एम जी या आर माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स वो होता है जिसके अंदर बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स क्या हो, जीरो नहीं हो। व्हेन द resultant of all forces acting on an object is not zero then the force are said to be unbalanced force। अब जैसे ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा टेबल के ऊपर, तो इस पर वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी, और नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है, आर ऊपर की तरफ। यहाँ से मान लो हम कोई फोर्स लगा रहे हैं इधर ऊपर इधर की तरफ, तो ये क्या हुआ, इस पर फोर्स लगा, तो ये फोर्स क्या होगा हमारा, अनबैलेंस फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन के ऊपर लगने वाला फोर्स, तो ये क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, विच दे अपोज एनी चेंज इन देयर स्टेट, किसी भी स्टेट की चेंज में, या किसी भी स्टेट की चेंज में जो परिवर्तन, मतलब जो स्टेट में परिवर्तन हो रहा है उसका क्या करता है, वो विरोध करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। Inertia is the property of object due to which they oppose any change in their state, तो इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब काइंड ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा हुआ ही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया को हम हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, दिशा में, गति में और दिशा में। ये रेस्ट यानी कि रुके हुए अवस्था में, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम वी, और जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होगा तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, हमारा लीनियर मोमेंटम। इट इज़ डिनोटेड बाय P, इसको हम पी से नोट करते हैं, और ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है। P इक्वल टू क्या होता है, एम वी, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, m1 और वेलोसिटी क्या होता है L1 और t-1, तो क्या हो गया m1 L1 और t-1।
इसके डायमेंशन हो गए। इसकी यूनिट क्या हो गई, m किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसके डायमेंशन हो गए। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और ये वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे करता है। व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस मूव विथ सेम, स्पेशल फैक्ट्स हम पढ़ रहे हैं इसके, जब टू बॉडीज है जिसके मास क्या है डिफरेंट है और सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। हम क्या बोलते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M हो सकता है और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो सकता है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो हम P और M में अगर हम बनाते हैं, हमने बोला है कि डिफरेंट मासेस के हैं, तो हमने इसमें PM जब ग्राफ बना रहे हैं तो इसमें ये एक एंगल मतलब पूरा ग्राफ बना, तो tan थीटा कितना होता है y, यानी कि ये वैल्यू P अपॉन M, ये किसको बताएगी, हमारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। इसकी जो स्लोप है वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास, जब उनके मास क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V विद डिफरेंट वेलोसिटी, देन मोमेंटम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो P और V में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, तो P और V का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया। व्हेन लीनियर मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मास इज कांस्टेंट, ये डिफरेंट मास के लिए लीनियर मोमेंटम क्या हो, अगर कांस्टेंट हो, यानी P इज क्या है, कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो इनके अगर बीच में ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप ये क्या होगा, कम होता होगा, यानी जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इन जीरो। डिफरेंट मास इज कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो V और M के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से धीरे धीरे कम होता हुआ, डिक्रीज होता हुआ, ये डिक्रीज होता हुआ ग्राफ बनाया। द ग्राफ बिटवीन V एंड M इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कंक्लूजन, ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी द मास डिक्रीज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मास इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जब मास डिक्रीज होगा तो V क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही है तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा।